बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और तमाम नाज़रीन को खुश आमदीद। जी स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप, पहला लॉन्च शो है हमारा और ये पहली दफ़ा है कि आप किसी भी न्यूज़ चैनल पे प्राइम टाइम में अब हफ्ते को 4 दिन रेगुलरली एक स्पोर्ट्स शो देखेंगे और स्पोर्ट्स शो को होस्ट करूंगा मैं, वहीद खान। मुझे अच्छी तरह जानते हैं आप और स्पोर्ट्स से मेरा बहुत गहरा लगाव और बहुत पुराना लगाव है और कोशिश हमारी ये है कि खेलों को वही अहमियत दी जाए जो कि दूसरे मामलात को दी जाती है, क्योंकि खेल जो है वो किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी माशरे के लिए बहुत अहमियत रखते हैं और ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि एक हेल्थी सोसाइटी हो और आपका नाम रोशन हो, इंटरनेशनली लोग आपको पहचाने, पाकिस्तान को पहचाने, पाकिस्तानी को पहचाने, तो खेल एक ज़रिया ऐसा है कि इसके ज़रिए हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। जी स्पोर्ट्स में कोशिश हम ये करेंगे कि हर जाविये से खेलों की जो इश्यूज़ हैं, खेलों की जो खबरें हैं, जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, जो अचीवमेंट्स हैं प्लेयर्स की, उसको हाईलाइट करें, उसको डिस्कस करें और कोशिश ये करें कि आपको बिल्कुल सही जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड हो, आपको ब्रेकिंग न्यूज़ मिले और जो आप चाहते हैं अपने मतलब हीरो से सुनना वो आप सुने। कुछ सवालात ऐसे होंगे जो कि चुपते सवालात होंगे, इसलिए क्योंकि इश्यूज़ काफ़ी होते हैं हमारे खेलों में, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे वो स्क्वॉश हो, चाहे वो टेनिस हो, उस पर भी हम बात करेंगे और बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। जी स्पोर्ट्स में कोशिश हमारी ये है कि हम रोज़ाना एक मेजर इश्यू को हम उठाएंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर अपने गेस्ट इनवाइट करेंगे और उसके साथ साथ हमने अपने शो को सेगमेंटाइज भी किया है इस तरीके से कि हम चाह रहे हैं कि इंटरैक्टिविटी ज़्यादा हो आप लोगों के साथ। तो जैसे जैसे शो चलेगा आप देखेंगे कि आपकी हम लाइव कॉल्स भी लेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू भी आपसे इंटरैक्ट करेंगे और उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक हम आपको डेली स्पोर्ट्स का राउंड अप देंगे और जो स्पोर्ट्स का राउंड अप होगा वो बेसिकली इंटरनेशनल और जो आपका नेशनल है उस पर भी जो है हम पूरा कंबाइन करके आपको एक रिपोर्ट देंगे, एक राउंड अप देंगे कि आपको पता चले कि दुनिया में हो क्या रहा है स्पोर्ट खेलों की दुनिया में। आज पहला शो है हमारा और पहले शो में हमने इनवाइट किया है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और मायनाज बैट्समैन मोहम्मद हफीज़ को, जो कि थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे और उनको इनवाइट करने का मकसद ये था कि आपको पता ही है कि उन्होंने हालिया टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है और स्टूडियो में हफीज़ हमारे साथ होंगे लाहौर से और स्टूडियो में मेरे साथ होंगे अब्दुल माजिद भट्टी, एक जाना पहचाना नाम, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आपने इनको मेरे साथ बहुत दफ़ा देखा होगा शोज़ में, ठंडा गरम शो में आपने देखा होगा और इनको इसीलिए मैंने आज ख़ास तौर पे पहले शो में इनवाइट किया कि मैंने कहा क्योंकि आपके साथ हमारा इतना पुराना साथ है तो ज़रूरी है कि आप हमारे साथ हो इस लॉन्च शो में। यहाँ पर एक ब्रेक ले रहे हैं छोटा सा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो लेट द एक्शन बिगिन। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स और जैसे मैंने आपको बताया पहले कि ये एक हमारा लॉन्च शो है, पहला शो है हमारा और कोशिश हमारी ये है कि आपको इस शो में खेलों की जो खबरें हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, इन सब से आपको आगाह रखें और जो अच्छी बात है वो ये है कि पहली दफ़ा एक न्यूज़ चैनल पे प्राइम टाइम में आप अब रेगुलरली एक स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग भी देख सकेंगे। और जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे साथ पाकिस्तान के मायनाज ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ मौजूद है, लाहौर में वो मौजूद हैं। और हफीज़, मेरी आवाज़ आ रही है आपको क्लियर? कैसे हैं आप, खैरियत से हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वहीद भाई आपको और जी न्यूज़ को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। एक बहुत ही अच्छा आपने शो शुरू किया है और मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं। अल्लाह आपको बहुत कामयाबी दे। थैंक यू वेरी मच हफीज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ अब्दुल माजिद भट्टी भी मौजूद हैं और अब्दुल माजिद भट्टी जानी पहचानी शख्सियत है, आप जानते हैं इनको, आपने इनको देखा है टीवी स्क्रीन पे बहुत दफ़ा। आप ठीक हैं? जी वालेकुम सलाम हफीज़, बिल्कुल आप बताएं। बहुत बहुत मुबारक हो, आपने माशाल्लाह एक बड़ी लेगेसी टेस्ट क्रिकेट में छोड़ने के बाद बाइज्जत तरीके से रिटायरमेंट अनाउंस की। ये बहुत बहुत शुक्रिया और बस मुझे यही चाहिए कि जो एक्नॉलेजमेंट है उससे मेरी सेटिस्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ गई। बिल्कुल। और हफीज़, इसी हवाले से मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप क्या समझते हैं, मतलब क्या ये वाज दिस द राइट टाइम टू रिटायर फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट? बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि टाइम सही नहीं था, हफीज़ ने ये टाइम क्यों पिक किया रिटायर होने का टेस्ट क्रिकेट से?
असल में वहीद भाई देखें, सबसे ज़रूरी चीज़ ये थी मेरे लिए कि मैं जब भी क्रिकेट स्पेशली जो भी फॉर्मेट छोड़ूं उसमें विद रिस्पेक्ट और टाइम से पहले छोड़ूं, ताकि मैं भी सेटिस्फाइड हूं और मेरे बाद जो लोग आने वाले हैं उनको भी इनफ टाइम मिले। मेरा ये था क्योंकि मैं टोटली फोकस करना चाह रहा था अपनी वाइट बॉल क्रिकेट पे, स्पेशली वर्ल्ड कप आने वाला है, तो मैं चाह रहा था कि मैं बाकी तमाम चीज़ों को छोड़ के मैं इसकी तरफ तवज्जो दूं और कोशिश करूं कि मेरी जिस तरह की मैंने चैम्पियंस ट्रॉफी के अंदर परफॉर्मेंस दी उस तरह मैं अपने आप को अच्छा और बड़ी परफॉर्मेंस के लिए जो है रेडी कर सकूं। तो मैं 2-3 वीक से इसके बारे में सोच रहा था। थोड़ा मुश्किल फ़ैसला था, बहुत ज़्यादा मुझे इसके ऊपर परेशानी भी थी, सोच भी रहा था कि मुझे करना चाहिए या भी नहीं करना चाहिए। देन आई रियलाइज दैट दिस इज़ अ वेरी बेस्ट टाइम कि मैं अपने आप को अलहदा करूं और अपनी टोटल तवज्जो जो है वो वाइट बॉल क्रिकेट में लेके आऊँ। फिर इसके लिए मैंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन्फॉर्म किया, मुझे वहाँ से एक्नॉलेजमेंट मिली। चेयरमैन साहब ने, मानी साहब ने ख़ुद फ़ोन करके मुझे मुबारकबाद दी मेरे कैरियर पे और इसको एक्नॉलेज किया। सो आई फेल्ट दिस वाज अ वेरी बेस्ट टाइम मेरे लिए भी और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए भी, ताकि जो लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट में इस पूरे सीज़न के बाद वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वो वापस आएँ, तो उनको उनकी पीक टाइम पे जब वो परफॉर्म कर रहे हैं उनको मौका मिले, ताकि वो पाकिस्तान को अगले 10 साल के लिए इस फॉर्मेट में 15 साल के लिए अपनी सर्विसेज जो हैं वो पाकिस्तान को दे सकें। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मैंने जो भी फैसला किया वो बेहतर है। राइट, लेकिन हफीज़ एट 38 ईयर्स ऑफ एज और आपने सेंचुरी बनाई, जिस तरह से आपको टेस्ट टीम में बुलाया गया अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो एक अलग दास्तान है। एज ए 18 प्लेयर आप शामिल हुए ऑल ऑफ अ सडन, और तकरीबन 2016 के बाद पहला टेस्ट खेल रहे थे आप अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 2 मंथ्स बैक। 100 की आपने, उसके बाद से आपकी फॉर्म काफ़ी जो है वो इतनी अच्छी रही नहीं टेस्ट मैचेस में, जो आपने बाकी टेस्ट मैचेस खेले अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। और बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं, थोड़ा चुपता हुआ सवाल भी है लेकिन पूछना भी ज़रूरी है, बिकॉज वी वांट टू हियर व्हाट यू हैव टू से। लोगों का ये ख्याल भी है कि वो कहते हैं कि जी हफीज़ क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में ही वॉज नॉट गेटिंग द रन्स, और साउथ अफ्रीका का टूर आ रहा था आगे, और जो पिछला टूर रहा साउथ अफ्रीका में उसमें यू हैड अ टफ टाइम विद द टेस्ट मैचेस अगेंस्ट डेल स्टेन इन पर्टिकुलर। शायद ये एक रीज़न था कि आपने कहा इट्स बेटर टू नाउ कॉल इट टाइम इन रेड बॉल क्रिकेट। देखिए, पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट जो भी, पहली बात तो ये कि जो भी इसके बारे में सोच रहे हैं उनकी मुकम्मल आज़ादी है, वो जो भी सोचना चाहते हैं वो सोचें, लेकिन मैंने जो फैसला किया है मैंने खुल के आप तक पहुंचाया। लेकिन अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो मैं सिर्फ ये जवाब देना चाहूँगा कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट साउथ अफ्रीका टूर के बाद ख़त्म नहीं हो जानी थी, और मैं अगर 38 हूँ और मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं मज़ीद 4-5 साल अपनी क्रिकेट को मेंटेन कर सकता हूँ, तो मैं तो फर्दर खेल सकता था। तो मैंने ये वाला फ़ैसला पाकिस्तान के बेहतर इंटरेस्ट के लिए लिया है, और मैं समझता हूँ कि मेरा दिल मुतमईन है, मुझे किसी को मुतमईन करने की ज़रूरत नहीं है। कोई क्या सोचता है, कोई क्या कहना चाहता है, ये उसकी राय है। मैं अपने दिल से अपने ज़मीर के आगे जवाब दे हूँ, और मैं समझता हूँ कि मैंने बिल्कुल सही फ़ैसला किया, ताकि मैं अपने आप को मज़ीद टाइम दे सकूँ अपने उस गोल के लिए जिसके लिए मैं समझता हूँ कि मैं ज़्यादा सूटेबल हूँ और मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकूँगा। और दूसरा कि मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट टाइम था उन तमाम क्रिकेटर्स के लिए जो इंतज़ार कर रहे थे पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीज़न ख़त्म होने के बाद विद देयर परफॉर्मेंसेस, कि वो उनकी पीक टाइम पे जब वो परफॉर्म कर रहे हैं उनको मौका मिले, ना कि अगली टेस्ट सीरीज़ 9 माह के बाद है। जिस बंदे ने इस साल स्कोर किया अगर उसको आप 9 माह के बाद खिलाएंगे तो उसके साथ भी ज़्यादती है। सो आई फेल्ट इट कंसिडरिंग मैनी थिंग्स के मेरे लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए ये बेहतरीन फ़ैसला होगा, और मैं ख़ुद एक लेगेसी छोड़ना चाहता हूँ रादर दैन कि वो जो हमसे पहले हमारे एक रवायत रही है कि हम लोग रिटायर नहीं होते एज ए क्रिकेटर। तो मैं हमेशा ये चाहता था, और अभी भी मेरी यही कोशिश होगी कि जो मेरी वाइट बॉल भी क्रिकेट है, जो मैंने टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह का फैसला लिया है, मैं अपनी वाइट क्रिकेट भी इसी तरीके से वाइट बॉल क्रिकेट इसको छोड़ दूंगा जब मैं समझूंगा कि मेरी परफॉर्मेंसेस, मेरी जो फिटनेस है, या जो लड़के इस वक्त इंतज़ार कर रहे हैं वो पाकिस्तान को अगले 10 साल के लिए परफॉर्म करने के लिए रेडी हैं, तो मैं अपने आप को लैदा कर लूँगा, क्योंकि मैं किसी भी तरीके से ऐसे क्रिकेट नहीं खेलना चाहता जिससे मुझे भी कोई फ़ायदा ना हो, पाकिस्तान आगे ना जाए। ठीक, लेकिन भट्टी साहब जैसे हफीज़ कह रहे हैं कि मतलब उन्होंने जो फैसला किया उनका ज़मीर मुतमईन है, लेकिन एक जो वो पॉइंट रेस कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी मैंने इसलिए किया कि डोमेस्टिक क्रिकेट के जो टॉप परफॉर्मर्स है उनको चांस मिले टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है साउथ अफ्रीका उसमें तो कोई टॉप परफॉर्मर डोमेस्टिक क्रिकेट का नहीं आया। आबिद अली इग्नोर हुए, खुर्रम मंजूर इग्नोर हुए, और भी जो टॉप परफॉर्मर्स है बैट्समैन है वो तो सारे इग्नोर। ये मेरी सोच है, ये मैंने ये सोच के किया है, मुझे नहीं पता कि सिलेक्शन कमेटी की क्या। आप हमेशा अच्छा ही सोचते हैं आप हमेशा अच्छा ही सोचते हैं, लेकिन भट्टी साहब पूछते हैं तो
एक तो ये दूसरा जो हफीज कहने के आगे टेस्ट क्रिकेट खत्म नहीं होती और वो फोकस करना चाह रहे हैं वाइट बॉल पे, लेकिन मेरा आपसे सवाल ये है भट्टी साहब जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये है कि इज देयर एनी श्योरिटी, आपको क्या लग रहा है कि क्या इस टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद क्या हफीज वनडे T20 का हिस्सा होंगे पाकिस्तान का? क्या इतना कॉन्फिडेंस है सेलेक्टर्स का टीम मैनेजमेंट में हफीज पे? वही सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आज आपने एक नए सफर का आगाज किया। हमारा आपका पुराना साथ था, अब आपने इब्तिदा हफीज से कर ली। नहीं, मैं थोड़ा सा जो देखने वाले हैं बताना चाहता हूँ कि वहीद खान है क्या। भट्टी साहब उनको पता है, अभी जो है ना, अभी आप मतलब हमें बताएगा। नहीं देखिए, हफीज बिल्कुल मोहम्मद हफीज भाई सारा कुछ ना बता दीजिएगा। देखिए बहुत अच्छा फैसला मोहम्मद हफीज का, और ये मोहम्मद हफीज ने इनका अगर आप कैरियर उठा के देख लें ना, इन्होंने पहली बार इस किस्म का बोल्ड डिसीजन नहीं लिया। मोहम्मद आमिर के मामले में भी ये वो पहला शख्स था जिसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से प्रोटेस्ट किया कि मैं इसके साथ नहीं खेलना चाहता, लेकिन अगर क्रिकेट बोर्ड ने हथियार डाल दिए तो प्लेयर कुछ नहीं कर सकता। और इस कराची में जिस जगह हम इस वक्त बैठे हुए हैं, यहाँ से चंद गज के फासले पर कराची प्रेस क्लब है। हमने जावेद मियांदाद जैसे अजीम खिलाड़ी को भी रोते हुए रिटायरमेंट लेते हुए देखा है ना। देखें, लोगों का आर्गुमेंट ये भी है, वो कहते हैं कि जी मतलब एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कि ड्यूरिंग सीरीज रिटायरमेंट हम देख रहे हैं। आप थे वर्ल्ड कप में, आई थिंक 2011 के, शोएब अख्तर ने ड्यूरिंग वर्ल्ड कप, फिर यूनुस खान ड्यूरिंग वनडे सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड, अब हफीज, फिर लास्ट अभी कुछ महीने पहले अजहर अली, अब हफीज ड्यूरिंग सीरीज। तो क्या ये आपको लगता है दिस इज द राइट ट्रेंड? और फिर ऑल सेड एंड डन, मतलब हफीज बहुत बड़े प्लेयर, बहुत खिदमत पाकिस्तान क्रिकेट की, लेकिन एक प्लेयर के लिए क्या ये अच्छा नहीं होता कि वो हाई नोट पे जाए? देखिए, ये तो बाज़ औक़ात किस्मत की बात होती है कि आप लास्ट टेस्ट मैच में बाज़ प्लेयर सेंचुरी कर देते हैं, लेकिन इस मुल्क में देखें जो लोग हफीज को सिलेक्ट करने वाले हैं उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि जब अगली सीरीज होगी तो वो इस पोस्ट पर एज ए चीफ सिलेक्टर या सिलेक्टर या कैप्टन मौजूद है। पाकिस्तान क्रिकेट में यू नेवर नो। ये कुछ आपने कुछ सुना है कहीं से? नहीं, क्या है ये? हमारे मुल्क के हम लोग देखें, हम शॉर्टर फॉर्मेट में क्यों कामयाब है T20 में, कि हम लाइफ में भी शॉर्टर फॉर्मेट में अच्छे फैसले करते हैं। लॉन्ग टर्म फैसलों में हम लोग जरा देखना पड़ेगा, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लेकिन क्या इज हफीज अ सर्टेन सिलेक्शन इन द वनडे T20 टीम? आपको लगता है बिल्कुल हफीज होनी चाहिए। जब आप वर्ल्ड कप की एक कैंपेन लेके चलें और आप कह रहे हैं कि हमारा जो वर्ल्ड कप का पूल है उसमें मोहम्मद हफीज हमारे प्लान में है, लेकिन जो आबिद अली की बात की थी कि मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है, हालांकि मैं आबिद अली को खेलते हुए मैंने ज़रूर देखा, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उस लड़के ने जितनी परफॉर्मेंस की, और आपको याद हो जब हारून रशीद चीफ सेलेक्टर थे उस वक्त भी हम आबिद अली की बात करते थे, वो कहते थे कि फिट नहीं है। यहाँ पर कौन से गस्ट लोग ही पाकिस्तान टीम में हैं, अभी भी 3-4 प्लेयर को हम छुपा रहे होते हैं ग्राउंड में, चाहे T20 हो चाहे वनडे हो, लेकिन आबिद अली के साथ नाइंसाफ़ी हुई, उसको मौका मिलना चाहिए था। लेकिन कहते हैं कि हो सकता है इसमें उसकी बेहतरी हो, क्योंकि साउथ अफ्रीका बहुत सारे लोग, हफीज की बात नहीं कर रहा लेकिन बहुत सारे लोग जो सिलेक्ट नहीं हुए, क्या कह रहे हैं? नहीं हफीज मैं आपको नहीं कह रहा, मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो सिलेक्ट नहीं हुए, हो सकता है कि उनके लिए बेहतरी हो, लेकिन मैं कहता हूँ हफीज को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। जी बोलिए। लेकिन सिलेक्शन कमेटी पे डिपेंड करता है कि अगर आप अपने डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो मेरा ख्याल में एक वो गवर्निंग बोर्ड के मेंबर थे आरिफ साहब, पिछले वाले गवर्निंग बोर्ड में, उन्होंने कहा था ना कायद-ए-आज़म ट्रॉफी बंद कर दें, इसका क्या फायदा है? तो भाई जब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के टॉप परफॉर्मेंस को आप ले ही नहीं रहे, किसी के बारे में आपने कोई लॉजिक रखी हुई है, किसी के बारे में कोई क्राइटेरिया रखा हुआ है, तो समझ में नहीं आ रहा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इंजमाम उल हक आपको पता है कि मेरे तो बड़े अच्छे उनसे मरासिम है, लेकिन जिस तरह की सिलेक्शन हो रही है, अफसोस। जिनसे भी आपके अच्छे मरासिम होते हैं वो सही फैसले नहीं ले रहे होते हैं। आपसे भी अच्छे मरासिम है, लेकिन आपने भी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की। देखिए इंसान है, गलती हो सकती है कि हम गलत हों, लेकिन अभी जो हमें एक चीज सामने नजर आ रही है
नहीं, अभी तो बड़ी सीधी बात है, जो विजिबली हमें नजर आ रहा है बहुत प्रॉब्लम्स है सिलेक्शन में। लेकिन हफीज, एक चीज़ मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि यू हैव बीन पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टेस्ट टीम, वनडे टीम फॉर मैनी ईयर्स। 2003 में आपने डेब्यू किया था टेस्ट में, मुझे याद है। राशिद लतीफ़ कप्तान थे, उन्होंने मुझे बताया, कहने यार एक नया लड़का मैं लेके आया हूँ टीम में, और इसलिए लाया हूँ क्योंकि ये बॉलिंग भी अच्छी करता है और नई गेंद बहुत अच्छी करता है। उस पर बड़ा ये ट्रेंड चला था कि मतलब वाइट बॉल से जो पावर प्ले के ओवर्स है उसमें नई गेंद कराई जाए, तो आपने आते ही वो किया। लेकिन हफीज़, मुझे ये बताएं कि ये जो जस्ट एज आपके एक्सपीरियंस से पूछ रहा हूँ, जैसे अभी जो भट्टी ने बात की कि ये जो साउथ अफ्रीका का टूर आ रहा है, आई थिंक 6 साल हो गए हम लास्ट कोई टेस्ट सीरीज हम खेले साउथ अफ्रीका में। डू यू थिंक कि ये जो कमिंग टूर है, ये आफ्टर दिस लॉस टू न्यूजीलैंड और जिस तरह हमने स्ट्रगल किया हमारी बैटिंग ने, क्या ये लिटमस टेस्ट है हमारी टीम का, ये जो साउथ अफ्रीकन टूर है? मैं वहीद भाई 2 चीज़ें पहले क्लियर कर दूं जो अभी बात हो रही थी। जी बिल्कुल, के दौरान में बिल्कुल। एक तो मैं आपको बता दूं कि मेरा किसी भी तरह से कोई अश्योरिटी नहीं है कि मैं पाकिस्तान की वाइट बॉल क्रिकेट में मैं सिलेक्ट होऊंगा। ओके। तो ये जो चीज़ है कि ना तो मैंने कोई अश्योरिटी ली है, ये मेरे दिल की आवाज़ थी और मुझे लगा कि मेरे लिए बेस्ट है कि मैं अपने टेस्ट क्रिकेट से अलहदगी इख्तियार करूं, तो मैंने ये फैसला लिया और मैंने अगले फ्यूचर के बारे में कोई अश्योरिटी नहीं ली किसी से, क्योंकि मैं इसके टोटल अगेंस्ट हूँ। ठीक है। दूसरी जो चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो लोग ये सोचते हैं कि टेस्ट क्रिकेट मैंने शायद साउथ अफ्रीका ना जाने की वजह से मैंने रिटायरमेंट ले ली, तो भाई वनडे में भी यही बॉलर होंगे, तो मैं तो खेलना चाहता हूँ, तो आपको सबको पता लग जाएगा। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट कि अगर एक बंदा इज्जत से छोड़ के जाना चाहे और अगर उसमें भी कोई बंदा नेगेटिव चीज़ें सोच रहा है तो ये उसकी सोच है। अल्लाह उसको उस सोच में पॉजिटिविटी लाने की जो है मैं दुआ करूंगा। ठीक। हफीज, मैं थोड़ा ऐड ऑन कर लूं क्वेश्चन जो आपने भी मुझसे क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन एक चीज़ ये कर लूं, जो आपने जो 2 बातें की हफीज, उसमें मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाह रहा था कि जैसे आपने कहा कि श्योरिटी, मतलब आपको किसी ने कोई श्योरिटी जैसे सर्टेनिटी नहीं है कि आप वनडे क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन फिर भी आपने मतलब एक फैसला किया कि जो आप समझते थे कि ये सही टाइम है फैसला करने का। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है बड़ा सिंपली कि जो आपके ताल्लुकात रहे, यू हैड योर फेयर शेयर ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट द सेलेक्टर एंड टीम मैनेजमेंट इन द लास्ट फ्यू मतलब सिंस लास्ट ईयर, तो क्या आपको लगता है कि क्या वो ताल्लुकात बेहतर हो गए हैं आपके टीम मैनेजमेंट के साथ, सेलेक्टर्स के साथ, कप्तान के साथ, हेड कोच के साथ? मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, मेरे किसी के साथ भी कोई इख्तिलाफात नहीं थे और मेरे कभी भी इख्तिलाफात ना हुए हैं किसी मैनेजमेंट के साथ। हफीज, आपने लेटर लिखा था पीसीबी को, आपने बकायदा एक लेटर लिखा था पीसीबी के चेयरमैन को। नहीं, that was not against anyone. Okay. That was about me कि मैं एज ए क्रिकेटर समझता हूँ कि मुझे जो मूविंग फॉरवर्ड पाकिस्तान के प्लान्स हैं, अगर मैं उसका हिस्सा हूँ तो मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा पाकिस्तान टीम के लिए सर्विसेज, और अगर नहीं हूँ तो मुझे क्लियरली एक मैसेज दिया जाए ताकि मैं अपने आप को विद रिस्पेक्ट अदा कर लूँ। ठीक है। देयर इज नथिंग दैट आई पॉइंटेड आउट अगेंस्ट एनीवन और राइट इट डाउन एनीथिंग अगेंस्ट एनीवन। ठीक। बाकी जो आपने मुझसे साउथ अफ्रीका के हवाले से बात की है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम के बहुत ही अच्छे प्लेयर पाकिस्तान टीम के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग बड़ी स्ट्रांग है, पाकिस्तान के पास अच्छे टेस्ट क्रिकेटर मौजूद हैं। सिर्फ देखना ये है कि देखें जो चैलेंज है ना आजकल की क्रिकेट का, वो सबसे ज़्यादा यही है कि आप अवे सीरीज़ में जाके कैसा परफॉर्म करते हैं। तो अब देखना ये है कि पाकिस्तान की ये तमाम जो टेस्ट क्रिकेटर्स जो पाकिस्तान के लिए सर्विसेज दे रहे हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि अजहर अली है, असद शफीक है, बाबर आजम इज़ गेटिंग बेटर, उसके साथ हमारे जो भी सरफराज अहमद खुद, ये तमाम वो क्रिकेटर्स हैं जो 4-5 साल से 10 साल से पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरी ये बड़ी स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ किसी भी जगह पे खेलते हैं, कंडीशंस आपको कभी भी तंग नहीं करती। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो और आपको अपने रोल के बारे में पता हो कि मैंने ये रोल प्ले करना है, सो आई पर्सनली फील दैट पाकिस्तान हैज़ अ वेरी गुड चांस, क्योंकि पाकिस्तान के पास बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है और पाकिस्तान की बैटिंग के अंदर टेस्ट क्रिकेट के अंदर बहुत से ऐसे प्लेयर मौजूद हैं जिन्होंने दुनिया की हर जगह पे जाके परफॉर्म किया हुआ, हमें सिर्फ उनको बैक करना। वैसे हफीज़, मुझे थोड़ा सा आपकी इस बयान पे थोड़ा सा आई एम अ बिट सरप्राइज्ड, क्योंकि आप उस बैटिंग लाइनअप की बात कर रहे हैं जो अभी हालिया न्यूजीलैंड से 2-1 आ रहे हैं ऑन विकेट्स विच आर, और जो हम कहते हैं कि हमें फेवर करती है वो पिचेस, स्लो पिचेस, स्पिन पिचेस, उस पर हमारी बैटिंग 2 या 3 दफ़ा कोलैप्स हुई है, और आप कह रहे हैं कि साउथ अफ्रीका में जाके ये मैं सिर्फ पूछना ये चाह रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि क्या इस वक्त पाकिस्तान में अजहर अली से बेहतर टेस्ट क्रिकेटर मौजूद है?
नहीं है। असद शफीक से लेकिन इसमें भी एक पॉइंट ये आता है हफीज, एक आर्गुमेंट ये पेश किया जा रहा है भट्टी के, कहा जा रहा है कि जब तक मिसबा और यूनुस थे तो वो इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे एंड एट दैट टाइम मतलब इतना उनका मतलब कंसिस्टेंसी थी उनके स्कोरिंग में कि अजहर और असद पे इतना प्रेशर नहीं होता था, वो सारा प्रेशर वो दोनों ऑब्जर्व करते थे। उनके रिटायरमेंट के बाद मे बी अजहर एंड असद अब उन पे क्योंकि डायरेक्ट प्रेशर आया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है बैटिंग लाइनअप को लेकर चलने की, तो शायद वो उतने कंसिस्टेंटली नहीं लेके चल पा रहे हैं जितना कि वो पहले जितने कंसिस्टेंट थे। डू यू फील ऐसा है? ये आपने मुझसे सवाल किया? जी आपसे पूछा मैंने हाफिज। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं कि मिसबा और यूनुस का जो इम्पैक्ट था टेस्ट क्रिकेट में वो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग था। उन्होंने पाकिस्तान की होम एंड अवे सीरीज़ में हर जगह परफॉर्म करके पाकिस्तान को एक स्टेबिलिटी दी। लेकिन उसमें पिछले 10 सालों में 2008 से तकरीबन 8 सालों से अजहर अली और असद शफीक का रोल बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब उनके जाने के बाद अब किसी ने उनकी जगह फिल करनी है, जिसमें आप बाबर आजम को देख लें, जिसमें हारिस जो है सुहेल वो आए हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं, और 2 ऑलरेडी आपके पास वो प्लेयर हैं जो मैं समझता हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया की टेस्ट क्रिकेट के बेहतरीन प्लेयर हैं, एक अजहर अली और एक असद शफीक। ठीक है। अगर हमने इनको भी क्रिटिसाइज करना है, अगर हमने इनकी एक 2 परफॉर्मेंसेस के बाद इनको भी अपने शोज के अंदर इनके ऊपर कहना है कि जिनसे बेहतर को क्रिकेटर ले आए, तो आपके पास कोई ऐसे ब्रेडमैन पीछे नहीं पड़े हुए। यही आपके बेस्ट प्लेयर्स हैं। मुझे लगता है कि अगर इनको क्रिटिसाइज किया जाएगा तो वो जायज़ नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सर्विसेज दी हैं और ये मजीद पाकिस्तान को 3 साल 4 साल 5 साल अपनी फिटनेस और परफॉर्मेंस के साथ टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं। तो पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट में ऐसे प्लेयरों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। ठीक। बट हफीज़ का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन अगर हम स्टैट्स देखते हैं तो हम ये क्लियरली एक चीज़ नज़र आती है कि आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ मिसबा एंड यूनुस वो कंसिस्टेंसी, अजहर फॉर एग्जांपल एक वक्त था कि अजहर डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी एंड अजहर वाज गोइंग टॉप गन। असद का भी वही है। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखते हैं, लास्ट ईयर आप 2-0 हारे श्रीलंका से, इस साल आप ऑस्ट्रेलिया से एक टेस्ट मैच ड्रॉ कर गए, उसके बाद एक जीते, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ आप 2 टेस्ट मैचेस हार गए। तो आर यू सेटिस्फाइड? आप सेटिस्फाइड हैं? जैसे हफीज का जो ऑप्टिमिज्म है वही आप शेयर करते हैं टेस्ट टीम के हवाले से? एक तो हफीज बात सही कर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर हैं, एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो मेरा पॉइंट है कि लेकिन जब भट्टी आप कहते हैं ये पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर्स है, तो फिर आप आबिद अली के लिए कैसे केस फाइट कर सकते हैं? आबिद अली को जब आप चांस देंगे, देखें डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करना और इंटरनेशनल ये बेस्ट प्लेयर्स हैं, तो फिर तो आबिद अली का चांस मिडिल ऑर्डर में देखें। आबिद अली ओपनर है ना, ठीक है, ये मिडिल ऑर्डर में मेरे ख्याल में पाकिस्तान में फवाद आलम मिडिल ऑर्डर में। अब फवाद आलम क्या मतलब, क्या फवाद आलम ने क्या पता नहीं, अब देखें ना क्या हो गया, कुछ गलती एक ने 5000 नहीं, आप बताएं ना, हमें कुछ शेयर करें ना, मजा आपको तो पता होता है। एक जो आपका पहला सवाल था, चेहरा सही नहीं उसका भाई, ये तो इंजमाम अलग बताया, ड्रेसिंग पसंद नहीं आती इंजमाम को उसकी, लेकिन फवाद आलम के साथ भी नाइंसाफी है। देखें, हाँ ये मैं पूछ रहा हूँ, बिल्कुल नाइंसाफी, उसको मौका मिलना चाहिए। लेकिन जिस दिन पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी ने हार से डरने की कोशिश ना की, ये हम लोग डरते हैं हार से, हम समझते हैं कि अजहर अली और असद शफीक या XYZ जो भी है, ऑटोमेटिक सिलेक्शन जिस दिन हम खत्म कर देंगे ना, इनको पता है कि ये टीम जीते या हारे, हमने कल मैच खेलना है। अगर अजहर अली और असद शफीक को ऑल टाइम ग्रेड्स में जावेद मियांदाद, इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, सलीम मलिक, मिसबाउल हक, यूनुस खान, इनकी कैटेगरी में अपने आप को लाना है, तो आपको मैच जितवाने। मैं असद शफीक का बताऊं, केप टाउन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी, पाकिस्तान हार गया। ब्रिस्बेन में डे नाइट टेस्ट मैच में सेंचुरी, पाकिस्तान हार गया। अजहर अली मेलबर्न में डबल सेंचुरी, पाकिस्तान हार गया। तो आप बड़े प्लेयर्स की फहरिस्त में उस वक्त आएंगे जब आप बड़े मैचेस जितवाएंगे टीम को। इन कंडीशंस में आपसे परफॉर्म नहीं हो रहा। लेकिन एक बात है कि होम सीरीज में प्रेशर प्लेयर पे ज्यादा होता है। कौन सा प्रेशर बट्टी, आप होम सीरीज खेल कहाँ रहे हैं पाकिस्तान में? तकरीबन आप 2010 से तो आप यूएई में खेल रहे हैं, मतलब लेकिन क्या प्रेशर है? मतलब 10 लोग बैठ के मैच देख रहे हैं, 100 लोग बैठ के ऑन अ फ्राइडे आके मैच देख रहे हैं, ये प्रेशर है? टेलीविजन पे तो आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं ना, तो उससे क्या वर्ल्ड वाइड आपकी टेलीविजन प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन है बट्टी साहब। जब मुझे एक बात बताएं, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ बट्टी साहब, मैं एक ब्रेक ले रहा हूँ, इंटरेस्टिंग आपने टॉपिक छेड़ा है, इस पर हम बात जरूर करेंगे, हफीज का भी इस पर इनपुट लेंगे। ब्रेक के बाद हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा।
जी स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप, और जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा ये लॉन्च शो है और हमारे साथ मोहम्मद हफीज़ है मौजूद लाहौर से, और हमारी भट्टी भी है। और भट्टी, ब्रेक पे जाने से पहले आप कुछ कह रहे थे रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर्स। और नहीं, मैं तो देखें जो दो सीनियर मोस्ट प्लेयर हैं और काफ़ी सालों से खेल रहे हैं, अजहर अली और असद शफीक, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी। अगर आपने ऑल टाइम ग्रेड्स में अपना नाम लिखवाना है तो मैच विनिंग परफॉर्मेंस हमें नजर नहीं आ रही। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की इस टीम में, अगर हम न्यूजीलैंड की सीरीज देख लें, हर आदमी अपनी इनिंग्स खेल रहा है और उसके बाद आपको तो इस वक्त पोजीशन ये भट्टी साहब कि मतलब अगर ठीक है हार जीत भी होती है, लेकिन आपके मतलब अगर हम कप्तान की बात करें सरफराज के जो बयान आता है, मतलब आफ्टर लूजिंग द अबू धाबी थर्ड टेस्ट, इतना उसमें पैनिक है और इतना ज़्यादा उसमें मतलब फ्रस्ट्रेशन आपको नज़र आ रही है। वो यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि अगर ऐसे परफॉर्मर रहा तो वो तो जाहिर सी बात है मुझे हटा देंगे और मैं खुद भी सोचूंगा फिर छोड़ने की। मतलब क्या मतलब जब कप्तान इतना मतलब अंडर प्रेशर आएगा इतना जल्दी, तो फिर टीम पे तो उसका असर आएगा कि ज़्यादा वे राउंड के टीम का प्रेशर। कप्तान नो डाउट कप्तान भी प्रेशर में है, पूरी टीम प्रेशर में है। इवन जब आप ड्रेसिंग रूम में कैमरा जा रहा है तो हेड कोच भी प्रेशर में है। इवन वो जो सपोर्ट स्टाफ बैठा हुआ है वो भी हमें नॉर्मल नजर नहीं आ रहा। लेकिन जिस सिचुएशन से इस टीम ने मुश्किल में डाला कि आखिरी 7 या 8 विकेट 62 रन पर इस थर्ड टेस्ट मैच में गिर गए फर्स्ट इनिंग्स में, तो हम सिर्फ 74 रन की लीड ले सके। मेरे ख्याल में अगर यही हमको 150-200 की लीड ले लेते तो हमारा टारगेट और आसान हो जाता। तो जिस तरह हमारे सीनियर बैट्समैन ये समझते हैं कि हमने अपने हिस्से के रन बना लिए, अब हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। हालांकि अगर अजहर अली ने 100 कर लिए थे और इनिंग्स को लंबा लेके जा सकते थे असद शफीक ने, लेकिन असद शफीक और अजहर अली जिस तरह के स्ट्रोक्स खेलकर विकेट थ्रो कर रहे हैं, देखें इस सीरीज में हमने ये भी देखा कि फुल टॉस पर भी बैट्समैन आउट हो रहे हैं, सीधे सीधे हाथ में। क्रिकेट में ये होता है नहीं, लेकिन इसका मतलब पूरी टीम प्रेशर में है ना। ठीक ठीक। आप हफीज, जो जैसे भट्टी साहब कह रहे हैं कि मतलब एक इस वक्त एक जनरली आपने कहा कि टीम को सपोर्ट करना चाहिए, प्लेयर्स को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन एक ऑब्वियसली बात एक डिसअपॉइंटमेंट है सीरीज हारने के बाद, एक टफ टूर आ रहा है। लेकिन अदरवाइज हफीज जो सरफराज की अगर हम बात करें तो सरफराज का जो फ्रस्ट्रेशन हम देख रहे हैं आफ्टर द सीरीज लॉस, मतलब हाउ डू यू फाइंड हिम एज द कैप्टन? कोई एडवाइस है सरफराज के लिए, क्योंकि आप इतने सीनियर प्लेयर इतने सालों से खेल रहे हैं, कोई कभी बात होती है सरफराज से आपकी, कोई मतलब एक्सचेंज ऑफ व्यूज हुए हैं? जी बिल्कुल। आई थिंक कि देखें, पहली बात तो आपने ये देखना है कि सरफराज ने टेस्ट के ऊपर कितनी कप्तानी से पहले की थी। कितनी देर तक वो पाकिस्तान की टेस्ट टीम का हिस्सा था, फिर उसके बाद अल्लाह ने उसको नवाजा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस काबिल समझा, उसको एक सबसे बड़े फॉर्मेट के लिए उसको कप्तान बनाया गया। अब वो बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली कि पाकिस्तान अपनी होम सीरीज़ जहाँ पे हमेशा जीतता था, या वहाँ पे हम ड्रॉ खेले हैं, वहाँ पे हारे नहीं है हम सीरीज़। हमने लगातार 2 सीरीज़ें होम सीरीज़ पिछले साल श्रीलंका के साथ और इस मरतबा न्यूजीलैंड के साथ हमने वहाँ पे हम हार गए, और एक हम जीते जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते। तो ऑब्वियसली कप्तान के ऊपर प्रेशर भी आ सकता है, क्योंकि देखें हमारा मीडिया और हमारे जो लोग हैं, हकीकतन इसमें कोई शक नहीं है कि हम सब लोग हमेशा जीत देखना चाहते हैं और तमाम प्लेयर्स उसी के लिए मेहनत करते हैं। लेकिन विद द सेम टाइम अगर किसी भी कप्तान के ऊपर जब प्रेशर पड़ जाता है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस का भी और टीम की परफॉर्मेंस का भी, तो फिर इसके लिए बड़े स्ट्रॉन्ग नर्व्स चाहिए। मेरा मशवरा सिर्फ सरफराज को ये है कि वो मीडिया को रिस्पेक्ट दे, मीडिया के तमाम क्रिटिक्स हैं उनको इज्जत दे। काउंटर आर्गूमेंट्स करने का कोई फ़ायदा नहीं है। काउंटर आर्गूमेंट्स सिर्फ वो हैं जो आपकी परफॉर्मेंस के साथ आप देंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि सरफराज को मेरा एक मशवरा यही होगा भी कि इन तमाम चीज़ों को अब्जॉर्ब करे। इन प्रेशर्स को एक कप्तान को लेना पड़ता है जब चीज़ें मुश्किल में आती हैं या जब आपकी परफॉर्मेंस, आपकी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली सरफराज अभी तक मैं समझता हूँ कि ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन वो अभी टेस्ट क्रिकेट में जब से वो कप्तान बना है उसकी अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं जा रही। तो मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा अपने फोकस करे, टीम के परफॉर्मेंस के साथ लोगों के जवाब दे और बाकी तमाम चीज़ों को अपने दिमाग से इरादा करे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस पर ट्रस्ट करता है, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो उसको
उसको बस अपनी परफॉर्मेंस और टीम की परफॉर्मेंस लेके लोगों को जवाब देना है और बाकी तमाम चीज़ों को भूल के वो साउथ अफ्रीका सीरीज़ के लिए जाए। लेकिन हफीज़ तो मतलब ये मोहसिन हसन खान चेयरमैन क्रिकेट कमेटी और भी कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मे बी शायद सरफराज पे टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी देकर पीसीबी ने सही फैसला नहीं किया, बहुत ज़्यादा बर्डन उस पर डाला है। अब आप क्योंकि इतने साल पाकिस्तान से खेलना, आपको लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो इस टाइप का कल्चर है, जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों की, डू यू थिंक इट इज़ द राइट मूव टू हैव वन पर्सन कैप्टनिंग इन ऑल 3 फॉर्मेट्स? देखें, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लोग थे, ये पर्सनल ओपिनियन, मैं पर्सनल ओपिनियन खान साहब थे। नहीं देखें, मैं पर्सनल ओपिनियन इसलिए इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ या इस तरीके से देना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन जो हैं शहरियार खान साहब, उन्होंने उसको इस काबिल समझा बिकॉज चैम्पियंस ट्रॉफी की जीत ने तमाम चीज़ों को छुपा दिया और हमें सिर्फ एक चीज़ नज़र आई कि हम लोग जीत के वापस आए। उसके बाद जब सरफराज को ये इज़्ज़त मिली और सरफराज को ये मौका दिया गया कि वो सबसे बड़े फॉर्मेट में वो कप्तानी करे, तो फिर हमें थोड़ा सा सब्र भी होना चाहिए कि हम लोग उसकी परफॉर्मेंसेस और टीम परफॉर्मेंसेस को टाइम दे सकें। अभी उसने मेरा ख्याल 10 टेस्ट मैच एज ए कैप्टन खेले होंगे, उसमें कामयाबी भी हुई, उसमें नाकामी भी हुई और अब हम उसके मुतालिक उसका पोस्टमार्टम करना शुरू कर दिया। ठीक। तो मुझे लगता है कि हमें भी थोड़ा सा सब्र करना चाहिए और सरफराज को भी मेरा मशवरा सिर्फ ये है कि वो लोगों की क्रिटिक्स की बात का बुरा ना मनाए। अगर हम लोग बुरा नहीं करें, अगर हम लोग बुरा हमसे हुआ है एज ए टीम, तो सिर्फ वो जिम्मेदार नहीं है, मैं भी उतना जिम्मेदार हूँ, तमाम प्लेयर्स उतने जिम्मेदार हैं। लेकिन सरफराज के लिए बेस्ट जो है वो कैप्टन कि वो अपनी परफॉर्मेंस और टीम की परफॉर्मेंस के साथ क्रिटिक्स को जवाब दे। ठीक है। अच्छा हफीज़, मुझे एक बात बताएं, क्या मतलब वैसे मैं पूछ रहा हूँ कि डू यू थिंक के वन ऑफ द फैक्टर्स विच इज़ होल्डिंग बैक सरफराज, मतलब जो सरफराज की ग्रोथ को रोक रहा है एज अ लीडर, वो ये हो सकता है कि मे बी जो मिकी ऑथर है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है और जो कुछ मतलब उनका पास रहा है मिकी का और जो हमने सुना है, जो तकरीबन कंफर्म ही है कि वो बहुत ज़्यादा मतलब उनकी डोमिनेशन है, से है चीज़ों में। क्या आपको लगता है कि ये एक फैक्टर है जो कि सरफराज को होल्ड बैक कर रहा है मे बी टू मैच्योर एंड टू अ बेटर लीडर? देखें, जब आप रिस्पॉन्सिबल सीट पे आते हैं ना, तो फिर आप में इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप अपने फैसले मनवा सकें। मैं 2012 से 2014 तक जो मैंने कप्तानी की है, मैं उसके स्याह सफ़ेद का जिम्मेदार हूँ और मैंने अपने फैसले खुद मनवाए हैं विद स्ट्रॉन्ग डिस्कशन विद माई सेलेक्टर्स। ठीक। क्योंकि मुझे जो चीज़ चाहिए होती थी मैं कन्विंस करता था या मैं उनकी बात से कन्विंस होता था। ठीक। तो मुझ में अगर ताकत है और अगर मुझ में हिम्मत है तो मैंने डिसीजन लेने हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये मेरा रोल है, मेरी जिम्मेदारी है, मैं जवाबदेह हूँ अगर मैं कप्तान हूँ। तो मुझे ये लगता है कि किसी को ताकतवर अगर बनाया गया तो फिर मेरी कमज़ोरी ने बनाया है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर हमें ये चीज़ कर देनी चाहिए क्योंकि जी एक बंदा बहुत ज़्यादा ताकतवर है तो दूसरा, तो ये मेरी कमज़ोरी होगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे अगर मैं कप्तान हूँ तो मैं जवाबदेह हूँ। तो मुझे अपनी ताकत और अपना वो जो डोमेन है उसके अंदर किसी को घुसाने की या घुस जाने की इजाज़त ही देनी चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। भट्टी साहब, मैं नहीं जानता कि इनसाइड कौन ताकतवर है और कौन कमज़ोर है, लेकिन अगर मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो 2 साल कप्तानी की उसमें मैंने अपनी ताकत और अपनी वो तमाम जो इज़्ज़त मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दी या जिम्मेदारी दी, मैंने उसको सही तरीके से निभाने की कोशिश की। ठीक। सब क्या है हफीज़? देखिए, बात तो ठीक है कि अगर आप किसी जिम्मेदाराना पोजीशन पर हैं और आप खुद अकाउंटेबल हो रहे हैं, तो आपको अगर आपका मिजाज नहीं है, जैसे हमने और आपने कोई 1000 के करीब शो किए, लोग कहते थे कि यार वहीद खान बहुत डोमिनेट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा काउंटर आर्गूमेंट नहीं करते। तो मैंने कहा मेरा ऐसा मिजाज नहीं है, लेकिन बाज़ दफ़ा आपको मिजाज बनाना पड़ता है। जब आप इतनी बड़ी पोजीशन पर आ गए और स्याह सफ़ेद का मालिक आपको होना चाहिए। हमने माजी में देखे इंज़माम उल हक जैसे कैप्टन या अभी मोहम्मद हफीज़ अपनी मिसाल दे रहे हैं। अब तो हमने सुना है कि अब तो इंजी की भी नहीं चलती ऑथर के सामने भी जो साउथ अफ्रीकन स्क्वाड जो अनाउंस हुआ है उसमें तो सुना है कि मिकी ऑथर ने क्लियर बोला कि मुझे फ़कर जमा चाहिए, मुझे शादाब चाहिए, मुझे अब्बास चाहिए और 20 दिन है मैं इनको ये फिट हो जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आमिर पे उसने किसने बोला ये? सॉरी आप अभी बात कर रहे थे। जी किसने बोला ये? मतलब मिकी ऑथर ने
ये क्लियर कन्वे किया कि जी जो फ़खर जमा, मोहम्मद अब्बास एंड शादाब, आई वांट देम इन द टीम, क्योंकि अभी 20 दिन बाकी है टेस्ट सीरीज में। इनके अगर कोई फिटनेस के इश्यूज हैं तो वो ठीक हो जाएंगे 20 दिन के अंदर। नहीं बिल्कुल ठीक है। कोच और कप्तान और जो सिलेक्टर हैं, ये तीनों का एक पेज पे होना बहुत जरूरी है। आई थिंक कि ये तीनों एक पेज पे नहीं है ना हफीज, टीम बनती है। एक पेज पे तो नहीं आ रहे ना, एक पेज पे कहाँ आ रहे हैं। मतलब एक तरफ हम ये सुन रहे हैं कि मतलब अब सीधी सी बात है कि आई डोंट वांट टू मतलब लैंड यू इनटू अ स्पॉट, लेकिन जो चीज़ें सामने आई हैं इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, वो सबको ही पता है कि मतलब इंजमाम की भी नहीं बनी मिकी आर्थर से काफ़ी चीज़ों के ऊपर, और इनका काफ़ी आपके ऊपर काफ़ी मतलब इंजमाम और आर्थर को लेकर काफ़ी चीज़ें मतलब मुश्किलात हुई हैं और आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं। एंड द वे यू केम इनटू द टीम, मैं जाती तौर पर अनअवेयर हूं इन तमाम मामलात का जो आप डिस्कस कर रहे हैं। भट्टी साहब कुछ बताना चाह रहे हैं आपको, भट्टी साहब कुछ बताते हैं। नो डाउट मिकी आर्थर डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी है, लेकिन जो लोग इंजमाम को जानते हैं, आप भी जानते हैं, और मोहम्मद हफीज का भी केस, मोहम्मद हफीज के केस में भी मिकी आर्थर का सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था। लेकिन अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो हफीज जब जिम्बाब्वे में थे उस वक्त भी इनकी इंजमाम से बात हुई, फिर जब टीम इंग्लैंड जा रही थी उस वक्त भी इनकी इंजमाम से बात हुई थी। इंजमाम ने इनको एश्योरेंस दिलवाई थी और आखिर में इंजमाम ने अपनी बात को मनवाया और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में फिर इनका टेस्ट मैच में एज ए 18th प्लेयर लेकिन सिलेक्शन हुआ। तो ये बाकायदा चीफ सिलेक्टर के साथ राब्ते में थे। देखिए मिकी आर्थर जो चाहे कह ले, मिकी आर्थर ने तो अभी जुलाई में जब वर्ल्ड कप खत्म होगा अपना बोरिया बिस्तर लपेटेंगे और चले जाएंगे। हमने यहाँ रहना है, इंजमाम ने यहाँ रहना है, मोहम्मद हफीज़ ने यहाँ रहना है। हमें पता है कि हमारे कल्चर में कौन लोग सूट करते हैं और किन लोगों को हमारे मफादात की परवाह है। हम मिकी आर्थर की जो पाकिस्तान के लिए दयानतदारी है उससे हमें कोई शक नहीं है, लेकिन मिकी आर्थर की लाइकिंग और डिसलाइकिंग बहुत स्ट्रांग है। थोड़ा सा गोरे का जो स्टाइल होता है, ये तो फिर दयानतदारी तो नहीं हुई ना भट्टी साहब कि अगर आपको किसी से मतलब पसंद नहीं है, लेकिन अगर वो टीम के लिए अगर वो प्लेयर मतलब वैल्यूएबल है तो आप फिर भी उसको नहीं ले रहे इसलिए कि आपको वो प्लेयर पसंद नहीं है, तो ये तो फिर दयानतदारी कहाँ से हुई? नहीं, लेकिन जो दूसरे देखिए, एक चीज क्लियर कर दूं जी जी इजाजत हो तो। जी हफीज बिल्कुल जी, मुझे अभी भट्टी साहब ने बोला कि मैं इंजमामुल हक एज ए चीफ सिलेक्टर उनके साथ मेरे रवाबत रहे हैं या मैं उनके साथ बात करता हूं। जी बिल्कुल। मैं सिर्फ ये बताता जाऊं कि एज ए चीफ सिलेक्टर और एज ए प्लेयर मेरा जो उनका ताल्लुक है, मैंने उस ताल्लुक के बिना पे ही जो उनके साथ एक आध मीटिंग जब भी मेरी उनसे मुलाकात हुई है इस ताल्लुक से, ठीक है, तो मैंने उनसे यही पूछा है, यही एक बात कन्वे की है कि जी जब भी आपको एज ए चीफ सिलेक्टर मेरी किसी भी फॉर्मेट में जरूरत ना हो तो आप मुझे खुल के बताइएगा, मैं उस फॉर्मेट से लैस हो जाऊंगा। ठीक है। इसके अलावा मैंने कभी उनके साथ प्रोफेशनली एज ए कोच एज ए चीफ सिलेक्टर या एज ए प्लेयर इसके अलावा कभी भी किसी चीज की डिमांड नहीं की। ठीक है, लेकिन मैंने पाकिस्तान के लिए जितनी भी सर्विसेज दी हैं मैं इज्जत से दी हैं और मैं इज्जत से अलहदा होना चाहता हूं। बिल्कुल। 55 टेस्ट मैचेस 203 वनडे इंटरनेशनल्स, ये कम नहीं होता, अराउंड 80 प्लस T20 इंटरनेशनल, बहुत लंबी सर्विसेज है आपकी, बहुत अरसे से आप खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की। लेकिन हफीज़ जो आप कह रहे हैं कि आपने इंजमाम से चीफ सेलेक्टर से क्लियर ये बात की है कि जब भी ज़रूरत ना हो मेरी मुझे क्लियर बता दिया जाए, तो क्या इससे हम ये समझें कि आपको ये इशारा दिया गया है सिलेक्शन कमेटी की तरफ से कि यू आर इन द रन फॉर द वर्ल्ड कप टू बी सिलेक्टेड फॉर द वर्ल्ड कप और फॉर द वनडे सीरीज बिफोर दैट विल बी प्लेड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड? नहीं, मैंने अश्योरिटी नहीं, मैंने ये पूछा कि जब भी किसी फॉर्मेट में मेरी ज़रूरत ना हो तो मैं अलहदा हो जाऊंगा। मैंने खेलने के बारे में नहीं बात की। अब ये देखें, ये तो ऑब्वियसली अभी तक जो मिकी आर्थर और चीफ सिलेक्टर और सरफराज इन तीनों के प्लान के अंदर जो 20 या 22 या 25 जो लड़के वर्ल्ड कप के लिए मौजूद हैं उसमें उन्होंने मुझे भी रखा हुआ है, लेकिन मैंने जस्टिफाई करना है अपनी पोजीशन को विद माई परफॉर्मेंसेज, विद माई फिटनेस। अगर मैं उसको जस्टिफाई करूंगा और मैं परफॉर्म करूंगा तो मैं टीम के साथ हूँगा। देयर इज नो अश्योरिटी फॉर मी एनीवन कि उसने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेलना है। अच्छा। क्योंकि आपको अपनी प्लेस, अपनी जस्टिफिकेशन जो है अपनी प्लेस की, लेकिन वही वर्ल्ड कप से पहले 15 वनडे इंटरनेशनल रखनी वो ठीक है हफीज़, मतलब आई एडमायर योर, मतलब जो आपका एक सेंस ऑफ राइटसनेस है, जिस तरह आप बात कर रहे हैं, काश ऐसा ही होता। हम भी चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में ऐसा ही हो कि हर आदमी की जो जगह है वो
परफॉर्मेंस की बेसिस पे होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट, आपसे मैं नहीं वो बात करूंगा कि जो है वो सबको नजर आ रहा है, लेकिन मैंने तो सारी क्रिकेट ऐसे ही खेली है। मुझे नहीं पिछले पता, 2 साल में तो हफीज ऐसी नहीं खेली। इसी पिछले 2 साल में काफी मुश्किलात पेश आई है आपको ऐसी क्रिकेट खेलने में या कन्विंस करने में कि मेरिट पे आ गया। उतार चढ़ाव चलता है, कभी चीजें आसान होती हैं और कभी मिसबाह के जाने के बाद, हफीज मिसबाह के जाने के बाद थोड़ा सा आपको लगा कि मतलब मे बी जो आपकी एक पोजीशन थी टीम में या जो आपकी एक वैल्यू थी टीम में वो कम हुई? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि मैं उस वक्त भी परफॉर्मेंस पे खेल रहा था और उसके बाद भी मेरी परफॉर्मेंस अगर इस काबिल है तो मैं खेलूंगा, अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं है तो मैं नहीं खेलूंगा। मैं तो मेरा सिंपल क्राइटेरिया कि अगर मैं या कोई भी पाकिस्तान का प्लेयर जो परफॉर्मर है, अगर वो परफॉर्मेंस अपनी जस्टिफिकेशन उसकी है परफॉर्मेंस के साथ और उसकी फिटनेस के साथ और उससे भी बढ़ के उसके डिसिप्लिन के साथ, क्योंकि अगर ये तीनों चीज़ें आप अलाइन रखते हैं, आप तीनों चीज़ों को हिट करते हैं, यू शुड प्ले फॉर पाकिस्तान। और अगर नहीं करते तो यू शुड नॉट प्ले फॉर। ठीक है हफीज़, अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हमारा लॉन्च शो है एंड बिकॉज इट्स अ न्यूज़ चैनल, तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर हमें प्राइम टाइम में जो टाइम मिला है वो टाइम हमारा ख़त्म होने आ रहा है। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई एम रियली मतलब ग्रेटफुल कि आपने टाइम निकाला। और मुझे पता है कि आपने नेशनल T20 भी जाके खेलना है, लेकिन उसके बावजूद आज आप हमारे लिए आप रहे लाहौर में एंड यू गिव अस दिस शॉर्ट इंटरव्यू और मज़ा आया आपसे बात करके एंड विश यू द बेस्ट। मेरे लिए ऑनर है कि मैं आपके पहले शो का हिस्सा बना। थैंक यू वेरी मच। आप ओपनर है ना, इसलिए ऑल द बेस्ट। यहाँ भी आप ओपनर है ना, इसलिए राइट। बहुत शुक्रिया माजिद भाई, खुश रहें और इसी तरह कामयाब रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू बट्टी। आई थिंक हफीज, ऑब्वियसली बात है, वर्ल्ड कप सर पे है, 15 वनडे वर्ल्ड कप से पहले, तो हफीज़ को भी अब सोच समझ के चलना पड़ेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हफीज़ ने इनडायरेक्टली काफ़ी क्लियर मैसेजेस दे दिए। आई थिंक मतलब आप भी समझ गए होंगे वो किसकी तरफ उनका इशारा था। लेकिन मेरा आपसे, क्योंकि टाइम हमारे बहुत कम है, लेकिन एक सवाल ज़रूर है कि साउथ अफ्रीका के टूर के बाद इतने टेस्ट मैचेस नहीं है हमारे, फिर वनडे हम खेल रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट का तो हम रो रहे हैं कि जी टेस्ट क्रिकेट में कंसिस्टेंसी नहीं है। वनडे टीम के आप कहाँ देख रहे हैं मुस्तकबिल? क्या आपको लग रहा है कि ये जो 15 वनडे आ रहे हैं साउथ अफ्रीका में, जो वनडे आ रहे हैं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, जो वनडे आ रहे हैं, ये क्रूशियल होंगे वर्ल्ड कप से पहले आपकी टीम बनाने में? आपको लगता है कॉम्बिनेशन बन चुका है हमारा वनडे का या अभी बनना बाकी है? मेरा नहीं ख्याल अभी बना है। देखें 15 वनडे तो दूर की बात है, ये जो 5 वनडे साउथ अफ्रीका में है, मेरा ख्याल में वर्ल्ड कप से पहले हमें कुछ वो रोलन कोस्टर वाली सिचुएशन नज़र आएगी। ऐसा ना हो कि जिन लोगों को हम समझ रहे हैं कि सर्टेन है वर्ल्ड कप खेलेंगे, वर्ल्ड कप तो मई में जाके स्टार्ट होगा, उससे पहले जो लोग परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि इंज़माम उल हक ने क्लियर कट मैसेज तो दे दिया। वो बात तो टेस्ट मैच की कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट मैच 9 महीने बाद है। वनडे में मेरा ख्याल ये 15 मैच जो हैं ये बहुत सारे प्लेयर्स का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। ठीक है बट्टी, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया, और इंशाल्लाह आपको बुलाते रहेंगे। और अगर आप आएंगे तो हमारे लिए ये बहुत इज्जत की बात होगी, क्योंकि आपकी बातें सुनकर बड़ा मज़ा आता है। पहला शो था जी स्पोर्ट्स GTV न्यूज़ पर, और आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे रात को 11 बजे नए गेस्ट के साथ, नए इश्यूज़ के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और हमें अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा सोशल मीडिया पर, वैसे भी कि आपको कैसा लगा हमारा ये शो और क्या चाहते हैं आप कि हम इसमें और क्या ऐड करें कि आपको और ज़्यादा इस शो में इंटरेस्टिंग और ज़्यादा क्या चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं। आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।